हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सीरीज के फूल। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले तो हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे समझते हुए, उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज और डेस्क्रिप्टिव सवालों के साथ में हम लोग इसे फिनिश करेंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। आप सभी का स्वागत करने के लिए हमेशा की तरह, रोजाना की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त राजेंद्र सर हाजिर हो चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग आइए और जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, क्या आपको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? तो यस या नो में जल्दी से आंसर दो। और आने के बाद में जैसे आंसर दे दो, उसके बाद आप लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि जो मुहिम हम लोगों ने चला रखी है कि 200 में 100% मार्क्स प्राप्त करने की और सीयूटी में 200 नंबर प्राप्त करने की, उसे हम लोग तभी पूरा कर सकते हैं तब आप लोग मेरा साथ देंगे और शेयर ज़्यादा आप लोग करेंगे। तो जल्दी से एक बार आ जाइए, जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए मुझे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज के फूल, जो चैप्टर है हमारा। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। आ गए सभी? देखो, एक सवाल तो यही आ जाएगा कि सीरीज के फूल गद्य विधा में है। सीरीज के फूल गद्य विधा में है, तो गद्य विधा में क्या है सीरीज के फूल, बता सकते हैं आप लोग मुझे? गद्य विधा में क्या है? एक निबंध है, लेकिन निबंध भी कैसा है प्यारे बच्चों? एक निबंध है और वो भी कैसा है, मैं आप लोगों को बता दूं, वह भी एक ललित निबंध है। कैसा है? एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है गद्य विधा में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और एक सवाल ये पूछा जाएगा कि सीरीज के फूल किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ध्यान रखना है कल्पलता से लिया गया है। आप लोगों से पूछा जाए कि सीरीज के फूल या कल्पलता के रचनाकार कौन है, तो आप लोग कहेंगे अजहारी प्रसाद द्विवेदी। सीरीज के फूल लिखा किसने? अजहारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये जितने भी सवाल 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों सवाल कक्षा 12th के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, ये लिटरेचर के सवाल बनते हैं और ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? सीयूटी 2024 के लिए। तो हम लोगों को ऐसा नहीं क्लास 12th ही पढ़ना है, साथ साथ में हमें सीयूटी 2024 की तैयारी करनी है। तभी तो हमारी यह मुहिम जो है कि सीयूटी में 2024 में 200 नंबर हिंदी में और क्लास 12th में हिंदी विषय में 95% से अधिक अंक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो सीरीज का फूल है, यह जो निबंध लिखा अजहारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यह तो मैं बता चुका हूं कि यह कल्पलता संग्रह से लिया गया है। अब जैसे ही हम लोग इस सीरीज के फूल चैप्टर को पढ़ते हैं, तो इसमें सीरीज का फूल है वह तपती दोपहरी में भी, गर्मी में, लू आंधी तूफान सब में वह खड़ा रहता है डट करके, अवधूत की भांति, अवधूत की तरह। फिर भी वह अपना कार्य है वो करता रहता है। वायुमंडल से रस खींच करके वह फूलों को, मतलब जो भी फूल आता है वह खिलता रहता है, चाहे लू हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, वर्षा, कैसा भी मौसम हो। और जैसे ही हमें सीरीज के गुणों के बारे में अजहारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें बताते हैं, तो हमें याद आती है एक महान विद्वान, महापुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। जिस प्रकार वो प्रत्येक आंदोलन में अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए डटकर खड़े हुए थे, ऐसा ही ये सीरीज का फूल है। इसकी डालियां तो होती तो कमजोर हैं, लेकिन जो फूल आता है वह फूल तब तक नहीं हटता वहां से, तब तक कोई दूसरा फूल आकर के उसे हटा नहीं देता है। तो इसी प्रकार इस चैप्टर से हमें एक शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? कि प्यारे बच्चों, अपना काम है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करनी। हमें क्या होगा क्या नहीं आगे का कोई मतलब नहीं, लेकिन ईमानदारी के साथ डट करके अच्छे से पढ़ाई करना है, धैर्य के साथ में। तो आप लोगों द्वारा जो लक्ष्य लिया गया है वो हमेशा हमेशा सफल होगा। तो देख लेते हैं, हम लोग एक बार सारांश पढ़ते हैं कि यह ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की भांति, यानी कि सन्यासी की भांति, अविचल, जो हिलता नहीं है, जो चलता नहीं है, मतलब वहीं डटा रहता है, होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा, यानी कि जीने की इच्छा, और वो भी कैसे? अजय रहने की, यानी कि हमेशा जीवित रहने की इच्छा,
और तुमुल कोलाहल के कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। चिंता करने से क्या होगा भाई, कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं आप लोग, धैर्य के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से लू आंधी प्रचंड गर्मी में भी ये शिरीष का फूल तपती गर्मी में भी खिलता रहता है, वायुमंडल से रस खींचता रहता है, तो आप भी ऐसे ही, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर देखो आप लोग किस प्रकार से चमकते हो हीरे की तरह, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह पे आप लोग पहुंच गए, कितने बड़े इंसान आप लोग बन गए हैं। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आते हैं। यानी कि देह बल पर आत्म बल का महत्व, यानी कि शरीर देह यानी शरीर के बल पर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने के लिए विभूति महात्मा गांधी जी की याद हमें आ जाती है। जिस प्रकार वो अपने देश को आजाद कराने के लिए प्रत्येक आंदोलन में मजबूताई से सबसे आगे खड़े रहते, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी परिस्थिति हो। आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको तो बस धैर्य के साथ में रोजाना पढ़ाई करना है। वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जार बूंदा ने स्टार्ट स्टम जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो शिरीष का फूल क्या होता है, कोमल होता है, उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं वो बताता है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर उसे भेद कर, फिर उसे अट करके उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। यानी कि यहाँ पे मध्यकाल की जो या उस समय की जो संस्कृति थी उसको भी वह हमारे सामने उकेरता है। किस प्रकार के लोग रहते थे, किस प्रकार के कौन कौन से पौधों की पूजा करते थे, किस प्रकार के पेड़ों की पूजा करते, किस प्रकार संस्कृति रहती थी। आज धीरे धीरे वो सब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, समाप्त होता हुआ जा रहा है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है। यानी कि अशोक के फूल की पूजा किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं, जिस प्रकार शिरीष के फूल को भूल गए हैं। आहत यानी दुखी हैं, और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। इसीलिए उन्हें एक सच्चे कवि का दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। यानी कि जो अच्छा कवि, सत्य यानी अच्छा, इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्यधन कवि। यानी कि एक अच्छा कवि होने की एकमात्र शर्त क्या है कि अनासक्त सुनने और प्रेमी की सरस पूर्णता, यानी किसी भी प्रकार के लोभ लालच में न आकर, किसी के ऊपर आसक्त न होकर के फिर यदि कार्य किया जाता है तो वह एक कहते हैं ना कि सत्यता तक पहुंच जाता है, वह अपना कार्य कर लेता है। तो एक अच्छा कवि वही है जो अनासक्त सुनने था, किसी पर भी आसक्त न हो। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता रहता है। और ऐसा ही हमें कोई भी इंसान आज मिल जाता है, जिस प्रकार से कि किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, ये पारिवारिक जीवन में जियोगे तो समस्या तो आएंगी। अब आप उन समस्याओं से डर करके आगे भागेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, उन्हें धैर्य के साथ निभाना होगा। वैसे ही है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे प्रत्येक टीचर से आप पास पहुंचो या उनसे कमेंट के द्वारा कैसे भी पहुंचना है आपको और उस समस्या का समाधान करना है, उसे भागना नहीं है। सीरीज के पुराने फलों के अधिकार लिपसुखड़ खराहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें दकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज, राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है और साथ में स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। यानी कि सीरीज का फूल चाहे वो सूख जाए लेकिन खड़खड़ाहट होते हुए अपनी खुशबू तो बिखेरता ही रहता है, वो खिलता तो रहता ही है तब तक कोई नया फूल आकर उसे धक्का नहीं दे दे। जिस प्रकार से राजनीति होती है ना, राजनीति चस्का एक ऐसा होता है कि जब तक कोई नया नौजवान उससे अच्छा कार्य करने वाला तब तक नहीं आता है, तब तक राजनीति में कोई भी वृद्ध व्यक्ति जाने की कोशिश नहीं करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक कोई युवा आकर उसे धक्का नहीं दे दे तब तक वह नहीं हटता, वहां से नहीं जाता। उसी प्रकार सीरीज के फूल के बारे में बताया गया है कि तब तक डटे रहो जब तक तुम्हें कोई
आकर कोई धक्का न मारे। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड यानी गन्ने की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों में शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा में मधुरस से युक्त, जिस प्रकार एक गन्ने के रस में रस होता है उसी प्रकार शीर्ष के फूल में रस बताया गया है। रस यानी कि वो चमकता हुआ रहता है, हमेशा खिलता हुआ रहता है। सॉरी बेटा। यह हर तरह से आस्वाद और प्रयोजनीय है। इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। आस्वाद और प्रयोजनीय है यानी कि एक न कोई कारण जरूर है। अब देखो जो मूल पाठ है इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ सफेद शब्द दिखाई दे रहे हैं, कुछ पीले कलर्स में शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो जो पीले कलर्स में ना, येलो कलर्स में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको तो आप लोगों को अवश्य पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपका कोई भी सवाल, चाहे एमसीक्यूज हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, वो प्रत्येक सवाल यहाँ से आपको मिल जाएगा, 100% है। तो देखो सीरीज के अनेक पेड़ हैं, लेखक जहाँ ये पाठ लिख रहा है, ये लेख निबंध लिख रहा है, वहाँ बहुत सारे सीरीज के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में भी यानी कि, और यहाँ पे इस चैप्टर में ना कबीरदास अनासक्त कवि, कालिदास अनासक्त कवि के बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज की अनेक पेड़ है। जेठ माह, जेठ क्या होता है? ज्येष्ठ, ये भारतीय महीनों के नाम है 12, याद है ना? चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ पौष माघ फाल्गुन। जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। यानी जेठ, जब जेठ होता है ना तो उस समय बहुत ही भयंकर लू चलती है और धूप होती है। उस समय भी शीर्ष का फूल, अग्निकुंड यानी कि आग बरस रही है आसमान से, फिर भी शीर्ष का फूल खिल रहा है। कर्णिकाल और आरागवद, ये ध्यान रखना आरागवद किसको कहा जाता है? अमलतास को, की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, वे भी आसपास बहुत है। यानी कि जहां ये कवि लिख रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शीर्ष के पेड़ों के साथ साथ में कर्णिकार और आरागवद यानी अमलतास के भी पेड़ हैं। शीर्ष के साथ साथ आरागवद की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि शीर्ष के साथ आरागवद यानी अमलतास की तुलना नहीं कर सकते। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। आरागवद जो होता है, अमलतास जो होता है, वो केवल 15 से 20 दिन ही फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश की भांति तरह, यानी बसंत ऋतु के पलाश का जो फूल, जो पलाश होता है वह बसंत ऋतु में खिलता है। इसलिए हम लोग कवि कह रहे हैं कि शीर्ष के फूल से इनकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यानी जिस प्रकार से कबीरदास को 15 दिन के लिए खिलो उसके बाद फिर समाप्त हो जाओ, तो कबीरदास को भी ऐसा कभी कोई पसंद नहीं था, इसी प्रकार इनको भी पसंद नहीं है। यह भी क्या कि 10 दिन फूले फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, ऐसे दुमदारों से वे लंडोरे भले। यानी कि ऐसा क्या 10 दिन फूल करके फिर आप पूरे वर्ष आप खंकड़ जैसे पड़े रहो, ऐसा भी क्या फूलना फिर उसे। वो जो कबीर जी को पसंद नहीं था, मुझे भी पसंद नहीं है। फूल है शीर्ष, फूल तो शीर्ष है। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जैसे वसंत आता है, वसंत ऋतु आती है, वह खिलना शुरू हो जाता है और आषाढ़ तक बना रहता है। यानी वसंत से खिलना और आषाढ़ तक बना रहना, देख लो। अब आप भरे भादों में भी निर्घात फूलता और भाद्रपद महीने में भी बिना किसी घात के फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शीर्ष कालजयी अवधूत की बात है। कालजयी यानी काल को जीतने वाला, कभी हारने न वाला सन्यासी की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। कहता है जिस प्रकार से मैं शीर्ष का फूल बिना किसी हार के हमेशा अजय रहते हैं, काल को मैं जीतता ही रहता हूं, चाहे कैसी भी आंधी हो, चाहे तूफान हो, एक सन्यासी की भांति मैं हमेशा आपको जीवित रखने का एक मंत्र देता रहता हूं, प्रचार करता रहता हूं। शीर्ष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, ये ध्यान रखना। शीर्ष की वृक्ष की विशेषताएं पूछे तो शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं।
पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता, उसमें से एक सीरीज भी है। यानी कि भारत के जो अमीर लोग होते हैं ना, वो मंगल अच्छा कहते हैं ना कि ये वृक्ष अच्छे होते हैं अपने लिए, लोगों के लिए कुछ समस्याएं नहीं आती हैं, तो और भगवानों का वास होता है, तो उन वृक्षों में एक सीरीज का फूल भी वे लोग लगाया करते थे अपनी वृक्ष वाटिका में। व्रत संहिता के ये एक ग्रंथ है जो वराहमिहिर ने लिखा था, शायद में भी। अशोक अरिष्ट पुनांग सीरीज के छायादार और घनमृषण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। ये पेड़ों के नाम है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया, एक वात्स्यायन का ग्रंथ है कामसूत्र, उसमें बताया गया है क्या कि वाटिका की सघन छायादार वृक्षों की छाया में भी झूला, पंखा, धोला लगाया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, पंखा, धोला भी लगाया जाना चाहिए। एक वृक्ष का नाम है। बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर सीरीज भी क्या बुरा, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है। यानी कि सीरीज के जो पेड़ है उसकी डालियां जरूर ही कुछ कमजोर होती हैं। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया। ये ध्यान रखना, संस्कृत साहित्य में सीरीज का फूल बहुत ही कोमल माना गया। कालिदास ने यहाँ शुरू में प्रचार किया होगा क्या कि शिरीष फूल पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, केवल भौरों का ही वजन वो सह सकता है, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता, इतनी कमजोर डालियां होती हैं। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है और वह भूल है। यानी कहता है वो, कोई कवि सोचता है ना कि मेरा सब कुछ कोमल है, तो वह क्या है, वह भूलता जा रहा है, यह उसकी भूल है, यानी उसकी गलती है, गलती से भूल रहा है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपने स्थान नहीं छोड़ते। कहने का मतलब क्या है, डालियां कमजोर होती हैं लेकिन फूल इतने परिपक्व होते हैं कि जब तक नया फूल आके उसे हटा नहीं देता तब तक वो बना रहता है। कब से कब तक, वसंत ऋतु से लेकर के आषाढ़ तक फलता फूलता रहता है, और भादवे तक भी वो फलता फूलता रहता है। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दखिया कर उन्हें दबहार नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। वही राजनीति वाली बात है, बड़े बूढ़े राजनीति लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कोई युवा आकर के उन्हें हटा नहीं देता। कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो भी चीज आप लोग पढ़ते हैं तो उसे आप लोग मेहनत के साथ में, यदि आप लोग अच्छे से उसे आप लोग पढ़ते हैं तो कोई भी समस्या कभी भी नहीं आएगी आप लोगों के लिए। तो यहां जो सीरीज के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें ईमानदारी के साथ में धैर्य को जोड़ते हुए हमें पढ़ना है, तब तक जब तक हमारा उद्देश्य पूरा न हो जाए। ठीक है। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्तर से मर्यादित मरमरित होती रहती हैं, तो सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यानी कि सीरीज के फूल से उनकी तुलना करते हैं राजनीति लोगों से, बताया ना अभी, जब तक नहीं हटते जब तक उन्हें नए लोग आकर धक्का देकर नहीं निकालते। जरा और मृत्यु ये दोनों जगत के अपरिचित और अति प्रमाणिक सत्य है, ये ध्यान रखना। जरा और मृत्यु यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये एक सत्य बात है, इनसे कोई जुटला नहीं सकता। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। इस पंक्ति को याद रखना, पूछा जा सकता है पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, यानी वे लोग भोले हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, काल देवता की आंख से हम बच सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि जरा और मृत्यु सत्य की ये दोनों चीजें परिपक्व हैं और सही हैं, आप इसे जुटला नहीं सकते हैं। दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता। कौन? शिरीष। न उद्योग का लेना न मादों को देना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कार्य करो और बाहर में जाए जनता, सीधी सी बात है। आप भले तो जग भला, वही ध्यान है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। यानी कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं इतनी तपती धूप में, इतनी लू में, भयंकर लू में, फिर यह फूल है, यह कहां से रस खींचता है? तो बताया गया यह रस
वायुमंडल से खींचता रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से रस अपना खींचता रहता है। यानी कि कवि कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी एक वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक है, उन्होंने मुझे बताया कि ये सीरीज का फूल है, यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे। यानी सीरीज के समान किसे बताया गया? कबीर दास जी को बताया गया। मस्त और बेपरवाह, यानी कबीर दास जी किसी से कोई लेना देना नहीं था, वैसा ही सीरीज का फूल है। पर सरस और मादक, कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, और कालिदास भी एक अनासक्त कवि थे। यानी अनासक्त कवि कौन होता है? जिसे किसी भी कोई लेना देना नहीं हो और वह अपना कार्य करते रहे। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा कि एक कवि ब्रह्मा है, दूसरा वाल्मीकि है, तीसरा व्यास है और कोई नहीं है। ध्यान रखना, कौन? कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी। क्या कहा? एक कवि को ब्रह्मा बताया, दूसरा वाल्मीकि बताया, तीसरा व्यास जी को बताया गया है। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया, तीसरे ने महाभारत को दिया। इसके अतिरिक्त यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। यानी कि उन्होंने कहा केवल 3 ही कवि हैं, एक ब्रह्मा, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा व्यास। ब्रह्मा ने वेद दिए, वाल्मीकि ने रामायण दिया, व्यास ने महाभारत दिया। इसके अलावा यदि कोई दावा करता है कि मैं कवि हूं तो मैं उसे अपना बायां चरण उसके ऊपर रखती हूं। पर मैं कहता हूं कवि बनना मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, यानी बनो कवि तो फक्कड़ बनो, किसी प्रकार से कहीं का कोई लेना देना नहीं हो, पारिवारिक समस्याओं से दूर रहना हमेशा, जैसे कबीरदास और कालिदास जी थे। कालिदास वजन ठीक रख सके तो क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके हैं। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। यानी कि कविता मैं भी लिखता हूं, भाई आप भी लिखते हो, लेकिन मैं कालिदास जैसा तो फक्कड़ नहीं हूं ना, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, एक दूसरे को नहीं जोड़ सकते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्य कव्य कव्यस्ते कालिदास। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास से एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। कालिदास जी ने 4 काव्य लिखे, जिसमें 2 खंडकाव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक लिखे। अब उनके एक एक श्लोक को पढ़कर के वो हैरान हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि उन्होंने मेघदूत लिखा, ऋतु संहार लिखा, कुमार संभव लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। हाँ, तो ऐसे उन्होंने 4 काव्य, जिसमें 2 खंड काव्य आते हैं, ऋतु संहार और मेघदूत, और 2 महाकाव्य आते हैं और 3 नाटक आते हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकले, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा कालिदास जी ने, उसमें शकुंतला और दुष्यंत के बारे में लिखा है। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता कि कहीं ना कहीं कुछ छूट गया। यानी कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला का डायग्राम, तस्वीर बनाई, लेकिन फिर भी वो रह रह के सोच रहे थे इसमें कुछ ना तो कुछ क्या है, कमी है, और वो कमी क्या है देखो। बड़ी देर बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं और उसके गंड स्थल तक लटके हुए रह गया है, और शरद चंद्र की किरणों के समान ही सुब्रमण्यल का हार, यानी कि हार भूल गए हैं और शिरीष का फूल भूल गए हैं। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेदकर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदन से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। या क्या बात है, पंत जी का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पे। कविवर रविंद्रनाथ में भी यह अनासक्ति थी, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आ गया है। एक जगह उन्होंने लिखा है, पढ़ लेना ये,
राजोधान का सिंह द्वार कितना ही अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यह बताता उसका कर्तव्य है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? यानी कि आप कवि कह रहा है कि ये शिरीष का फूल इस प्रकार से कैसे है कि ये आंधी तूफान ये झूठ है, क्या ये सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत, शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर है, कोमल भी है और कठोर है, अंदर से क्या है? कोमल है। उसकी डालियां कमजोर हैं, लेकिन बाहर से दिखता है कमजोर, लेकिन अंदर से कठोर है। गांधी जी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना ही कठोर हो सका था। मैं जब शिरीष की ओर देखता हूं तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, हाय वह सन्यासी आज गांधी बाबा जी कहाँ हैं, राष्ट्रपिता कहाँ हैं? आज भी हमें वैसे ही सन्यासी गांधी जी, महान महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता जैसे विद्वानों की, या हम लोग कह सकते हैं कि महान पुरुष की आवश्यकता है। सीरीज की बातें जो हमेशा डटा रहे। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। अब आपको बताना है पहला सवाल हमारा, जीवन शिरीष जीवन रस कहाँ से खींचता है? बताइए फटाफट, कहाँ से खींचता है? फटाफट कोई बता सकता है मुझे? भूमि से, वायुमंडल से, आकाश या धरती से? तो बता चुका हूँ, वायुमंडल से। नेक्स्ट, लेखक सच्चा कवि किसे मानता है? सच्चा कवि कौन है? जो लाभ हानि के सामने न पड़े, जो अनासक्त रहे, जो समर्पण भाव से लिखे, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। कालजयी शब्द का अर्थ क्या होता है? काल को जीतने वाला, सही है। लंबे समय तक जीवित रहने वाला, ये भी सही है। जिस पर काल का प्रभाव न पड़े, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, राइट आंसर। सीरीज के फूल साहित्य की किस विधा में लिखा गया? ये सवाल आपको अलग करेगा भीड़ से, ये ध्यान रखना है। तो एक क्या है? ललित निबंध बेटा जी। लेखक ने भोले किन लोगों को कहा? इन भोला कौन है? जो अभी नहीं बताया था कि वो काल देवता से बच सकते हैं, कि हम काल देवता की आंखों से बच गए हैं, बस हम जीवित रहेंगे हमेशा, उनको भोला बताया गया है। जो समझते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होंगे, उनको भोला बताया गया है। सीरीज के फूलों से व्यक्ति को कौन सा गुण ग्रहण करना चाहिए? सारे। सुख दुख में परे होना, सुख दुख से दूर रहो, आठों पैर मौज में रहना, आठों पैर मस्ती में रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लू में भी जीवन रस खींचता, यानी कि हमेशा डटकर मुकाबला करना, पढ़ाई करना ईमानदारी के साथ, उपयुक्त सभी। शकुंतला के चित्र को पूर्णता किस प्रकार मिली? शिरीष का फूल और सुब्रमण्यनाल। जब उसके कानों में शिरीष के फूल को और गले में सुब्रमण्यनाल का हार डाला गया। किसके द्वारा बनाया गया चित्र? दुष्यंत के द्वारा। और कहाँ मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। न उदो का लेना न मादो का देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से कोई मतलब न रखना, फटाफट देना है आंसर। जैसा मैंने पढ़ाया है, जैसा मैंने बताया सारांश, वैसे ही पढ़ना है। फिर कोई भी सवाल आए, किसी सवाल की औकात नहीं होगी जिसका आंसर आप लोग नहीं दे सकते प्यारे बच्चों, पर पढ़ना ईमानदारी के साथ में। अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है? 15 से 20 दिनों के लिए। और आगे बढ़, किस ऋतु के आने पर शिरीष खिलता है? वसंत ऋतु। और कब तक बना रहता है? आषाढ़ तक बना रहता है, ध्यान रखना। कब तक बना रहता है? आषाढ़ तक बना रहता है। लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? अवधूत के साथ। शिरीष के फूल ललित निबंध के रचयिता का नाम क्या है? ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सवाल है ना, यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। अरागवध किस पेड़ का नाम है? अमलतास का, जो 15 से 20 दिन फूलता है। किस महीने तक शिरीष के फूल मस्त बने रहते हैं? आषाढ़ माह तक। बताया था, कहाँ है? ये रहा। शिरीष की डालियां कैसी होती हैं भाई? बताए ना, कमजोर होती हैं, कमजोर। ये रहा। अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है? किसके साथ की है? महात्मा गांधी
एक ही नाम है। लेखक ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? कौन कौन है? कबीर के अतिरिक्त कालिदास भी है, और यदि हम आधुनिक कवियों की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत, और एक और कवि था ना रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया, तो कालिदास जी। इक्षुदंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गन्ने के लिए। गन्ना 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 गन्ना, ये रहा। मेघदूत किस कवि की रचना है? अभी बताया था, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवसार, अभिज्ञान शाकुंतलम, और भी हैं जो ध्यान नहीं है मुझे। तो मेघदूत कालिदास की है, ये खंड काव्य है। खंड काव्य यानी कि एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ऐसे दो खंड है इसमें। कर्नाट राज्य की कन्या का क्या नाम था? विजिका देवी, ये रहा। इन्होंने पहला कवि किसे माना? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने क्या दिया? वेद। दूसरा किसे माना? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या दिया हमें? रामायण। तीसरा किसे माना? व्यास जी को। व्यास जी ने क्या दिया? महाभारत। चौथा कोई कवि है जो कवि होने का दावा करता है तो मैं उस पर बायां चरण अपना रखती हूँ। कौन कहती है? कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी। याद रखना, ये द्विवेदी जी ने सीरीज के फूल नामक पाठ में संस्कृत के हिसाब से किस महान कवि का उल्लेख मिलता है? संस्कृत साहित्य में सीरीज के फूल को क्या कहा है? कोमल बताया गया है संस्कृत साहित्य में। हाँ, कालिदास जी को। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा जो जरा, जो बरा सो बुताना, किसकी पंक्ति है ये? बताया था मैंने, याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ये लाइन पंक्ति है ना, सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना बेटा, देखो जो चीज मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, पूछी जाएगी, ध्यान रखना है आप लोगों को। कौन सपासप कोड़े चलाता है? सपासप कोड़े कौन चलाता है? महाकाल देवता। ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। अब आते हैं डेस्क्रिप्टिव। लेखक ने सीरीज को कालजी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? क्योंकि वह बसंत ऋतु से खिलना स्टार्ट होता है और आषाढ़ तक बना रहता है। वह किसी प्रकार की अवधूत की बातें बता रहा हूँ। तो जिस प्रकार से अनासक्त कवि वही है जो पारिवारिक बंधनों में और कहते हैं वासनाओं से ऊपर उठाओ, दुख सुख में भी वो हमेशा लिखता रहता है, और मतलब किसी भी समस्या में ना पड़े गिरे, इसलिए इन्हें अवधूत की भांति कहा। जिस प्रकार से शीश का फूल हर प्रचंड लू, गर्मी, आंधी, तूफान में बना रहता है तब तक जब तक कोई दूसरा फूल आके उसे धकिया न दे। अवधूत ऐसे सन्यासियों कहा जाता है जो सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठकर उठा होता है तथा सुख दुख से मुक्त व कामनाओं से रहित रहता है। कालजयी उसे कहते हैं जो समय के परिवर्तन से अप्रभावी रहता है, काल को जीतने वाला। वह जो हमेशा जीवित रहता है, जीवन में आने वाले सुख दुख, हार जीत आदि उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह इन सभी में संतुलन बनाकर जीवित रहता है। यह सभी गुण कालजयी अवधूत अर्थात सन्यासी में होते हैं। सीरीज का पेड़ भी भीषण गर्मी और लू में फलता फूलता रहता है। बसंत आगमन पर अपना सौंदर्य बिखेरता है। जब गर्मी और लू से सारा संसार विक्षिप्त रहता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सीरीज का फूल लहलाते रहता है, इसलिए इसे कालजयी अवधूत के समान बताया गया है। गांधी जी बाबा। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी होती है। बात तो सही है। अरे भाई, कमजोर डालियां थी सीरीज के फूल, लेकिन फिर भी फूल यानी कि आषाढ़ माह तक रहता था। तो कहते हैं ना कि कभी कभी अपनी कठोरता भी दिखानी पड़ती। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से मजबूत थे, तभी तो ये संसार जीवित रहने देगा लोगों को। सीरीज के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज के पेड़ को अंदर से सरल और ऊपर से कठोर माना है। उसके भीतर की कोमलता उसके फूलों और हरे हरे पत्तों में प्रकट होती है। वह भीषण गर्मी में भी मस्त और हरा भरा रहता है। सीरीज के फूल या फल अपने वृत्त से इतनी मजबूती से जुड़े रहते हैं कि नए फूलों के आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। वे अपने अंदर की कोमलता को बचाने के लिए ऐसे कठोर बन जाते हैं। इस प्रकार हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में भी अविचल रहकर जिजी विशु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट करें, यानी कि सीरीज के माध्यम से कोलाहल संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजी विशु, यानी कि आपके पास कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपको हार नहीं माननी है। बस यही मेरा कहना है, यही इसका आंसर भी है। देख लो, सीरीज अपने जीवन की कठोर स्थितियों परिस्थितियों में भी
विचलित नहीं होता। जब चारों ओर भीषण गर्मी का ताप धरती को जलाया करता है और तेज लू हृदय को सुखाती है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी शरीर अपने सुंदर फूलों से लदा रहता है। विपरीत स्थिति उसकी जीने की प्रबल इच्छा को मिटा नहीं पाती। इस प्रकार शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी मस्त रहने की शिक्षा देता है। मनुष्य को भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहकर जीना चाहिए। उसे प्रत्येक कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल की वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता की संकट की ओर संकेत किया गया। हाय वह अवधूत आज कहाँ है मतलब महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के बारे में यहाँ बताया गया है। अवधूत शरीर सुख के लालच को त्याग कर आत्मबल से अपनी साधना में संलग्न रहते हैं। वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को महत्व देते हैं। जीवन के सभी समस्याओं का सामना करते हुए मानवता की सेवा करते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग शारीरिक बल को महत्व देते हैं। वे धन दौलत के बल पर भौतिक सुख भोग को सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे मानव मूल्यों का पतन हो रहा है। आत्मबल और प्रेम, शांति, अहिंसा आदि गुणों का सर्वत्र अभाव है। ऐसे समय में देश के मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी जैसे अवधूत की प्रबल आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गांधी जैसे विचारक ही देश को इस संकट से निजात अर्थात मुक्ति दिला सकते हैं। हाय वह अवधूत आज कहाँ है कहकर लेखक ने देश की समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी विचारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, और ऐसे विचार करने वाले इंसान मिलेगा भी नहीं आपको। कवि साहित्यकार के लिए अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय एक साथ आवश्यक है। ऐसे विचार प्रस्तुत कर लेखक ने साहित्य कर्म के लिए बहुत ऊंचा मानदंड निर्धारित किया, विस्तार पूर्वक समझाए। देखो, साहित्य प्रेमी यानी कि अच्छी अच्छी बातें लिख सकता है प्रेम, और अनासक्त क्या होता है, ज्यादा आसक्त भी नहीं होना चाहिए, तभी वह अच्छी कविता लिख सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि श्रेष्ठ कवि एवं साहित्यकार शारीरिक माया मोह से मुक्त एक योगी के समान स्थिर प्रज्ञता होने के साथ उसे अच्छी तरह परिपक्व प्रेमी हृदय वाला भी होना चाहिए। वस्तुतः कवि एवं साहित्यकार से हम बहुत ऊंचे आदर्शों एवं जीवन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं। जब कवि अनासक्त योगी रहेगा तब वह यथार्थ का चित्रण कर सकेगा, कल्पना का बिल्कुल भी नहीं। निष्पक्षता से अपने मनोभाव व्यक्त कर सकेगा तथा नीति सम्मत संदेश दे सकेगा। कवि का हृदय कोमल भावनाओं से भरा होना भी जरूरी है, इसलिए कवियों को वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी कोमल हृदय वाला बताया गया है। महाकवि कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, आधुनिक कवियों में सुमित्रानंदन पंत आदि भी यही विशेषता थी। इसी कारण वे उच्च उदात्त मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा कर सके और कालजयी रचनाएं करने में सफल हो सके। यानी किसी पर आसक्त नहीं होना चाहिए, एक प्रेमी की तरह भी रहना चाहिए। दोनों चीजों को संलग्न किया है। सर्वग्रासी काल की मार से बचते हुए भी दीर्घजीवी हो सका, जिसने अपने व्यवहार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए रखी। पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। शीरीष के फूल के बारे में बताना है आपको, किस प्रकार से वो आंधी लू में डट करके फिर भी वायुमंडल रस खींच करके जब तक कोई नया फूल न आकर उसे दख्या न देता। यानी आप सोचो यार, वसंत ऋतु से आषाढ़ माह तक जो फल फूलता रहता है वो कितना कठोर होगा, बताना है पूरा का पूरा। ये हो गया हमारा चैप्टर है। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा, अब ये तो क्लास 12th की तैयारी करवाई जा रही है आप लोगों को। अब आप चाहते हो CUT 2024 और क्लास 12 दोनों की तैयारी एक साथ करें, और जो हमारा उद्देश्य है, मुहिम है कि क्लास 12 में 95% से अधिक अंक हो और CUT 2024 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त कर सके। तो उसके लिए आप लोगों को संघर्ष बैच से जुड़ना होगा इस कूपन कोड का प्रयोग करते हुए Y551। कैसे यूज करेंगे? अब वर्तमान में आज और कल ध्यान रखना 20% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे गूगल ओपन करना है, ठीक है, और यहां टाइप करना है अड्डा 24/7, ठीक है। पहली साइट चले जाना है, फिर ऑल कोर्सेज दिख रहा है आप लोगों को, यहां जाना है आप लोगों को, फिर जाना है स्कूल K12 में जाना है आप लोगों को, उसके बाद जाना है क्लास 12 CBSE बोर्ड क्लास 12। चले गए, यहाँ आपको संघर्ष बैच दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ये रहा। यहाँ से आप लोगों को बाय नाउ करना है, यहाँ से बाय नाउ करना है, और यहाँ इस कोड को रिमूव कर देना। कोड मैंने जो बताया उस कोड का प्रयोग करना है। क्या बताया मैंने? Y551। क्या बात है भाई?
एक मिनट। Y551 और जैसे आप लोग अप्लाई कर देंगे बेटा तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने रुपए का। देखो जैसे ही आप लोगों ने Y551 कोड का यूज किया है तो यह कोर्स था 7999 यानी कि 7999 रुपये का था। तो 20% का डिस्काउंट प्राप्त कर लिया आपने। जब कब? जब आपने इस कूपन कोड का प्रयोग किया Y551 का। तो कितने का? 6399 का पड़ा ये। अब यदि आप इसी कोर्स को अड्डा 24/7 ऐप से परचेज करते हैं तो ये 20 की जगह 21 हो जाएगा, डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 1% आपको ऐप के द्वारा भी प्राप्त होता है। अब यह ऐप कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर से मिलेगा बेटा, ठीक है। हाँ, वहाँ से डाउनलोड करो और ऐप से भी खरीदो तब भी यही कूपन यूज करना है आप लोगों को। और चाहे गूगल से परचेज करो तब भी इसी कूपन की सहायता से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप लोगों को CUET में और क्लास 12 में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, अच्छा क्या होता है 95 से कम % प्राप्त करोगे तो अच्छा नहीं होगा, इससे अभ्युदय प्राप्त करोगे तो अच्छा होगा। और CUET 2024 में जहां आप लोगों का उद्देश्य पूरा होगा, जिस यूनिवर्सिटी को आप चाहते हैं वहीं जाना चाहते हैं, एक अच्छा भारत देश का नागरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए अच्छे प्रोफेसर मिलने चाहिए। अब अच्छे प्रोफेसर कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेंगे। अच्छी यूनिवर्सिटी के आपको क्या करना पड़ेगा? CUET 2024 की बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करना होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और यदि आप दोनों चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग Y551 कोड का यूज करके संघर्ष बैच से जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।